इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस 11-12 के लिए जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है उसको एक सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 70 प्रोवन क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके इस एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इसमें जितने भी ऑप्शंस होंगे मैं उनको भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कोई भी ऑप्शन सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। अगर आपने सारा का सारा वीडियो देख लिया तो यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ टू आंसर मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहो और अगर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा तो उसी टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राइट, तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ रहा है वो है स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन। जो सीपीयू का स्पीड है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो क्या वो गीगाहर्ट्ज है, क्या वो मेगाहर्ट्ज है, क्या वो बिट्स है, या बोथ ए एंड बी है, या फिर नन है? तो देखो जो सीपीयू का स्पीड होता है इसको हम लोग मेजर करते हैं गीगाहर्ट्ज में भी, इसको हम लोग मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज में भी। राइट, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। देखो जो गीगाहर्ट्ज है और मेगाहर्ट्ज है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। राइट, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी का हमारा यूनिट हर्ट्ज होता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी का हमारा यूनिट होता है क्या? हर्ट्ज। लेकिन यहाँ सीपीयू के फ्रीक्वेंसी और उसके स्पीड की बात हो रही है तो सीपीयू जो डेटा प्रोसेस करता है वो गीगाबाइट में करता है, मेगाबाइट में करता है, टेराबाइट में करता है। राइट, तो इसमें जो ऑप्शन है गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज दोनों हमारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें टेराहर्ट्ज या फिर इससे और भी अपर लिमिट के जो हर्ट्ज हैं, किलो हर्ट्ज, कुछ भी रहे जिसमें हर्ट्ज जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। राइट, क्या इसका आंसर बिट्स हो जाएगा? नहीं, बिट्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिट्स क्या है? ए वर्ड साइज को डिनोट करता है, वर्ड साइज को। राइट, ये हमारे स्पीड को नहीं करता है। और गीगा हर्ट्ज मतलब क्या होता है? गीगा हर्ट्ज मतलब होता है 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जो हमारा सीपीयू है वो 1 बिलियन साइकिल्स ऑफ डेटा को क्या करता है? प्रोसेस कर सकता है। वहीं अगर मैं मेगाहर्ट्ज की बात करना शुरू कर दूं तो इसका मतलब होता है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। राइट, तो इससे रिलेटेड अगर आपके एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मेगाहर्ट्ज मतलब क्या है तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल चुका कि जो मेगाहर्ट्ज है उसका मतलब होता है 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। और जो बीट्स होता है इसको आप अलग अलग टाइप से बीट्स होते हैं, जैसे आप बहुत सारे सुने होंगे कि 8 बिट, 16 बिट या फिर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो इस टाइप के जो बिट्स होते हैं उनको वर्ड साइज के तहत रखते हैं, ना कि सीपीयू के स्पीड के तहत। तो आंसर इसका हमें बोथ डी मतलब बोथ ए एंड बी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच माइक्रो प्रोसेसर इज कंसिडर्ड द मोस्ट और फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल वन। तो बोला कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है जो मार्केट में आया सबसे पहले कमर्शियली। देखो कमर्शियली और ऐसे मार्केट में आने में अंतर है। राइट, जैसे मान लो कि कोई चैनल है या फिर कोई कंपनी है वो मार्केट में बहुत पहले से आ चुकी है लेकिन कमर्शियली बिजनेस नहीं कर रही है, मार्केट में आई है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है लेकिन अपना बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं की है। तो जब बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है, मार्केट में वैल्यू बनना शुरू हो जाता है और ऑफिशियली मार्केट में जब आदमी उतर जाता है कि अब तो मार्केट में ही रहना है, तब बोलते हैं कमर्शियली, मतलब जिससे लोगों का फायदा हो, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो हो। कमर्शियल मतलब क्या होता है? बिजनेस। राइट, तो कौन सा ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जो फर्स्ट कमर्शियली लॉन्च हुआ था? तो क्या वो इंटेल 4004 है? यस, यही है। ये कब आया था? ये हमारा आया था जो इंटेल 4004 है, ये आया था 1971 में और ये हमारा था 4 बिट का सीपीयू, एक 4 बिट का सीपीयू था। सबसे पहले हमारा यही आया था। इंटेल 8086 ये तो काफी फेमस माइक्रो प्रोसेसर है। ये हमारा कब आया था? ये हमारा आया था 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में। लेकिन ये हमारा आया था 16 बिट के तौर पे। मोटरोला 68000 ये कब आया था सर? ये आया था 1979 में और ये 16 और 32 दोनों बीट के वेरिएंट में हमारा आया था। राइट, पेंटियम प्रो ये हमारा एडवांस प्रोसेसर है लेकिन सबसे पहले जो आया था, जो सबसे पहले आया था वह इंटेल 4004 और ये हमारा 4 बिट का सीपीयू था। राइट,
इसके पहले जो इंटेल 4004 था, इसके पहले भी काफी सारे प्रोसेसर आए थे, लेकिन कमर्शियली अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, और कमर्शियली मतलब पूरा लेवल पे पूरा मार्केट में छाया हुआ नहीं था। देखो जैसे इंटेल 4004 है, 1971 में आया था 4 बिट का, तो जो मार्केट में आया तो 4 बिट का ही आया। इसके पहले भी काफी सारे प्रोसेसर आए थे जिनको कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो मार्केट में पहले अपना धाक जमाया है लोग उसी को पूछते हैं, राइट। तो इसका आंसर इंटेल 4004 देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रो कंट्रोलर इज बेस्ट सुटेड फॉर, जो माइक्रो कंट्रोलर है वो बेस्ट किसके लिए सूट करता है? माइक्रो कंट्रोलर, देखो समझो यहां माइक्रो कंट्रोलर और एक होता है माइक्रो प्रोसेसर। अगर माइक्रो प्रोसेसर कोई बोले तो सिंगल सीपीयू, प्रोसेसर मतलब क्या होता है? सीपीयू, मतलब सिंगल सीपीयू। और माइक्रो कंट्रोलर बोले मतलब एक बहुत छोटा मशीन, एक बहुत छोटा कंप्यूटर। माइक्रो मतलब छोटा और कंट्रोलर मतलब जो सारी चीज को कंट्रोल करे, तो कंट्रोल कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा। तो माइक्रो अगर प्रोसेसर है मतलब सिंगल सीपीयू, माइक्रो कंट्रोलर है मतलब बहुत छोटा एक कंप्यूटर जो चीजों को कंट्रोल करे। तो जो माइक्रो कंट्रोलर है क्या वो गेमिंग में हो जाएगा? जब बहुत छोटा कंट्रोलर है, बहुत छोटा मशीन है, तो गेमिंग के लिए सूटेबल है नहीं। इसके लिए तो चाहिए हाई एंड, इसके लिए हाई एंड स्पेसिफिकेशन वाला चाहिए। क्या वो एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए काम कर जाएगा? यस, छोटा है तो एम्बेडेड के लिए काम कर जाएगा। जैसे एम्बेडेड मतलब क्या? जैसे वॉशिंग मशीन हमारा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे हमारा फ्रिज हो गया, फ्रिज यहाँ लिख दो, जैसे फ्रिज हो गया, जैसे हमारे छोटे मोटे कार्स हो गए, या फिर आईओटी डिवाइसेस हो गया, जैसे सेंसर वाला लाइट हो गया, सेंसर वाला हॉर्न हो गया, राइट। इसको बोलते हैं एम्बेडेड एप्लीकेशन। तो क्या जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके लिए यूज हो जाएगा? यस, क्योंकि छोटे मोटे काम करना है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग है क्या इसके लिए हो जाएगा? तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग होता है ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर को यूज करता है, राइट, ना ही माइक्रो कंट्रोलर को। हमें माइक्रो कंट्रोलर के रिस्पेक्ट में आंसर बताना है, लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग है ये तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज करता है। माइक्रो, मैं यहां लिख देता हूं माइक्रो प्रोसेसर। ये तो नहीं होगा। ये क्या जो क्लाउड स्टोरेज है वो हो जाएगा? नहीं, क्लाउड स्टोरेज तो कंट्रोलर से उसका बात ही नहीं है। ये तो हमारा स्पेस हो गया, ये तो हमारा डेटा को रखने वाला स्पेस हो गया, एक तरह से मेमोरी समझो। तो इसका आंसर हमें बी देखने को मिल जाएगा। आपको मैं एक ऑप्शन में काफी सारी चीजें बता रहा हूं, आप मेक श्योर करें कि सबको अच्छे से नोट्स बना ले, या फिर मैं ये जो पीडीएफ होगा मैं आपको सारा पीडीएफ दे दूंगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है मेरे व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करने के बाद आपको एक पीडीएफ वहां देखने को मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, राइट। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप एग्जाम टाइम से पहले इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, द प्रोसेसिंग पावर ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन, जो सीपीयू का प्रोसेसिंग पावर होता है उसको किस में हम लोग मेजर करते हैं? क्या वो आईपीएस होता है? आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस? नहीं, इसका फुल फॉर्म दूसरा होता है। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो मैं यहां लिख देता हूं इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या जो प्रोसेसिंग पावर है उसको इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में नापते हैं? नहीं। सीआईपीएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म जो भी हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड नहीं है, नॉट अ स्टैंडर्ड। ये प्रोसेसिंग पावर का स्टैंडर्ड नहीं है, राइट। मिप्स, क्या ये है? मिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो क्या जो इसका प्रोसेसिंग पावर है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड है? यस, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि इसका जो हर्ट्ज होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है या फिर स्पीड होता है, वो मिप्स और जिप्स, मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होता है, राइट। तो मिप्स इसका आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। जब सिर्फ मिप्स होगा तो ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं। आईपीएस क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार ये इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड है, ये छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस के लिए काम में आता है, ना कि प्रोसेसिंग पावर के लिए। और मिप्स का फुल फॉर्म आप याद कर लो, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ सीपीयू फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज, जो सीपीयू का स्पीड है अगर मैं पर्सनल कंप्यूटर की बात करूं तो कितना है? क्या 100 किप्स है? क्या 32 किप्स? क्या 64 किप्स? क्या मोर देन ऑफ देव? क्या मोर देन अबव? तो देखो, अगर टेक्निकली जैसे आज के जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या फिर माइक्रो कंप्यूटर्स हैं या फिर कोई भी कंप्यूटर है आज के जमाने में, अगर मैं 2025 की बात करूं तो सारे के सारे मैंने आपको पहले ही बताया है मिप्स, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, या फिर जिप्स,
बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया हूँ, फोर्थ क्वेश्चन में बताया हूँ, फिर इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर हैं, हाई एंड कंप्यूटर हैं, उनमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड या फिर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड की चीजें काम करती हैं, इतना उनका स्पीड होता है। तो क्या इन तीनों में से कोई आंसर हो जाएगा? 100 किप्स मतलब किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, किलो मतलब 1000 और यहाँ मिलियन मतलब 10 लाख, बिलियन समझो कितना, तो क्या किप्स हो जाएगा? 100 किप्स हो जाएगा। तो अगर टेक्निकली देखा जाए, आज के हिसाब से देखा जाए, तो सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। 32 किप्स तो समझ लो कुछ है ही नहीं, 64 ही कुछ नहीं है, 100 भी कुछ नहीं है। लेकिन जो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो उसको एज अ बिगिनर, इसको बिगिनर कंप्यूटर्स मानते हुए इसका आंसर 100 किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड को लगाया गया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसका आंसर मैं मार दूंगा नन, क्योंकि आजकल के जो हाई एंड कंप्यूटर्स हैं वो मिप्स में काम करते हैं और जिप्स में। तो आप मेक श्योर करें कि आप इसका आंसर नन ही मारें, इसका आंसर 100 किप्स नहीं होगा। अगर ऐसा रहेगा, देखो अगर इसमें मोर देन वन अबव आंसर नहीं है और नन नहीं है, ये तीनों आंसर है, 100 किप्स, 32 किप्स और 64 किप्स, और इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो जो सबसे जिसका पावर ज्यादा है, जैसे 100 किप्स सबसे ज्यादा हो गया, तो उस केस में आप 100 को मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नन का ऑप्शन आएगा तो आपको मेक श्योर करना है कि नन टिक करना है, क्योंकि आप कहीं भी अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस वाले कंप्यूटर आ चुके हैं, तो 100 किप्स का तो कोई वैल्यू वहां है ही नहीं, राइट। नेक्स्ट, विच एड्रेसिंग मोड यूजेज रजिस्टर टू होल्ड मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। बोल रहा है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड है जो रजिस्टर को यूज करता है ऑपरेंड के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए। क्या होता है? क्या वो डायरेक्ट हो जाता है? नहीं, जैसे इसका नेम सजेस्ट करा डायरेक्ट, डायरेक्ट में तो कोई रजिस्टर का यूज ही नहीं होगा, इसका नाम ही है डायरेक्ट मतलब नो रजिस्टर, तो ये तो होगा नहीं। क्या इमीडिएट हो जाएगा? इमीडिएट क्या करता है? इमीडिएट क्या करता है? ऑपरेंड इज डायरेक्टली गिवन इन इंस्ट्रक्शंस। जो ऑपरेंड होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ऑपरेंड या फिर वैल्यू बोलो, वैल्यू इज डायरेक्टली गिवन इन इंस्ट्रक्शन। इसमें तो जो इसका वैल्यू होता है वो डायरेक्टली दिया रहता है, तो क्या ये मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है? नहीं करता। क्या इनडायरेक्ट करेगा? यस, इनडायरेक्ट एक ऐसा एड्रेसिंग मोड है जो क्या करता है, जो रजिस्टर को यूज करता है मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए ऑपरेंड का। ऑपरेंड मतलब क्या हुआ? जैसे अगर ए प्लस यहाँ बी है, तो जो प्लस है ये तो हमारा हो गया ऑपरेटर, ये हमारा ऑपरेटर हो गया, एक मिनट, ये हमारा हो गया ऑपरेटर। लेकिन जो ये हमारे ए हैं और बी हैं, इनको बोलते हैं ऑपरेंड, ये हमारा क्या है? ऑपरेंड है, ठीक है। क्या इंडेक्स हो जाएगा? नहीं। इंडेक्स क्या होता है? यूजेज ऑफ बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर। ये हमारा बेस रजिस्टर को यूज करता है, बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को एड्रेसिंग मोड समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आप पहले से नहीं पढ़े हो तो देखिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ मैंने 4 एड्रेसिंग मोड के बारे में बता दिया, ऐसे ही और क्वेश्चंस आएगा तो जितने भी एड्रेसिंग मोड्स होते हैं उनके बारे में हम जान लेंगे, राइट। आपको यहाँ 12 एड्रेसिंग मोड देखने को मिलता है। मैं बहुत सारे एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि कैसे इसमें ऑपरेशंस होते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको वीडियो को एकदम अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, समझ के देखना है। ये नहीं कि 2 घंटा का वीडियो है, 2 एक्सपेक्ट किया और जल्दी से देख लिए, राइट, तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको ध्यान से देखना है, इसका आंसर आपको इंडेक्स देखने को मिल जाएगा। और सारे पॉइंट्स को एक बार 2 बार पढ़ लेना है। जैसे आप एक बार 2 बार पढ़िएगा, बस आपको याद आ जाए कि हाँ डायरेक्ट है मतलब इसमें रजिस्टर नहीं लगेगा, डायरेक्ट मतलब रजिस्टर नहीं, इमीडिएट मतलब जो ऑपरेंड का वैल्यू है वो डायरेक्टली दिया ही रहेगा, राइट। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके पढ़िए, चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शन मूव वी टू इतना यूजेज विच एड्रेसिंग मोड्स। बोल रहा है जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, जैसे मूव बी टू इस एड्रेस, वो किस एड्रेसिंग मोड को यूज करता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या ये डायरेक्ट को करता है? डायरेक्ट को नहीं, क्योंकि डायरेक्ट में तो कोई रजिस्टर यूज होता ही नहीं है। डायरेक्ट मतलब नो रजिस्टर। और जो यहाँ बी है, बी देखो जैसे MOV और यहाँ बी लिखे हो और यहाँ कॉमा #25H। हमने डायरेक्ट में क्या बताया? डायरेक्ट में बताया है कि कोई रजिस्टर यूज नहीं होता है, लेकिन जो मूव के बाद यहाँ जो बी है ये हमारा रजिस्टर ही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। क्या इसका आंसर इमीडिएट हो जाएगा? यस, इसका आंसर इमीडिएट हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि इमीडिएट में क्या होता है, इमीडिएट में क्या होता है कि जैसे मूव बी और इतना मैं लिखा हूं, इसका मतलब हुआ कि बी यहाँ क्या है, रजिस्टर है। बी हमारा क्या है, बी हमारा रजिस्टर है। और जो हैश 25 है इसमें जो एच दिया गया वो हेक्साडेसिमल के लिए दिया गया है, हेक्साडेसिमल के लिए। और जो 25 है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और जिसमें हमको हैश टैग देखने को मिल जाए उसको तो मैं ऐसे ही बिना कुछ किए मारूंगा इमीडिएट। जिसमें मुझे हैश टैग मिल जाए उसको बिना देखे ही हम क्या मारूंगा, इमीडिएट मारूंगा। रजिस्टर क्या होता है सर, अगर मैं डायरेक्ट का ऐसे एग्जांपल लूं, डायरेक्ट का ऐसे एग्जांपल लूं तो उसमें हमारा क्या है, ये जो हैश टैग है वो नहीं आएगा। डायरेक्ट आप ऐसे रजिस्टर यहाँ लिख सकते हो और उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट हेक्साडेसिमल का एड्रेस, आपको यहाँ हैश टैग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं रजिस्टर की बात करूं तो आप डायरेक्ट लिखोगे मूव ए से बी। देखो इसका नाम है रजिस्टर, रजिस्टर इसका नाम है रजिस्टर, मतलब जो इसका इंस्ट्रक्शंस होगा उसमें दोनों रजिस्टर दिया होगा कि कहां से मूव करना है और कहां मूव करना है, राइट। तो जैसे मूव ए टू बी है, मतलब एक रजिस्टर से लेकर दूसरे रजिस्टर तक। यहाँ है मूव ए टू बी, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मूव ए टू बी, मतलब रजिस्टर ए से रजिस्टर बी में मूव करना है। और दो रजिस्टर हमारे पास साफ साफ दिख रहा है, और जैसे ही दो या फिर दो से ज्यादा रजिस्टर हमें साफ साफ दिखेंगे तुरंत उसका आंसर हो जाएगा क्या, रजिस्टर। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट आपको पता है कि जो मूव है, मूव ए और @ कोई भी एड्रेस दे दो, जैसे मान लो यहाँ ए और 0 है, इस एड्रेस आप दे सकते हो, तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जो इनडायरेक्ट है इसमें भी हमारा रजिस्टर का यूज होता है, डायरेक्ट में कोई भी रजिस्टर का यूज नहीं होता है। तो अभी तक आपको चीजें समझ में आना शुरू हो गई हैं, तो आप यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, माइक्रो कंट्रोलर डिफर्स फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर बिकॉज इट हैज, मैंने आपको आई थिंक दूसरे या पहले क्वेश्चन में बताया होगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सिंगल सीपीयू, सिंगल सीपीयू। तो बोला कि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो माइक्रो प्रोसेसर से कैसे अलग है। क्या माइक्रो कंट्रोलर के पास केवल सीपीयू होता है, नहीं, माइक्रो प्रोसेसर में केवल सीपीयू होता है, माइक्रो कंट्रोलर में थोड़े ही, तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें सीपीयू होता है, उसमें मेमोरी होता है, उसमें इनपुट आउटपुट होता है सेम चिप पर, यस। क्या जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें केवल एएलयू होता है, नहीं। क्या केवल मेमोरी होता है, नहीं। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो माइक्रो कंट्रोलर है ये है छोटा सा कंप्यूटर, मैं आपको बताया हूं स्मॉल कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर, इनपुट लिख रहा हूं मैं, स्मॉल कंप्यूटर जो एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, छोटे छोटे माइक्रो ओवन हो गया, राइट। इस टाइप के जो एम्बेडेड सिस्टम है उनमें माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है, जिसमें सीपीयू होता है जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको करने के लिए, मेमोरी होता है कुछ स्टोर करने के लिए, और इनपुट आउटपुट भी होता है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो करने के लिए। तो हमारा आंसर बी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, which type of mapping is used in cache memory where one block of main memory maps to another one cache line, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या एसोसिएटिव मैपिंग बोलते हैं। तो एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है एनी ब्लॉक इज कनेक्टेड टू एनी लाइन। एसोसिएटिव मतलब एसोसिएट होना, एनी ब्लॉक of memory connected to any cache line, ये हो गया एसोसिएटिव। डायरेक्ट मैपिंग क्या होता है, डायरेक्ट मैपिंग होता है कि जो कोई भी ब्लॉक है, जितने भी मेमोरी में ब्लॉक हैं वो सारे के सारे 1-to-1 मैपिंग में हो। डायरेक्ट मतलब 1-to-1 मैपिंग, अगर एक यहाँ मेमोरी है तो दूसरा यहाँ रहना चाहिए। डायरेक्ट क्या समझो, जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं पहले किसी और को पढ़ा दे रहा हूं अपने स्टूडेंट को और मेरा स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा है, नहीं, मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब 1-to-1 आपको पढ़ा रहा हूं। भले जो यूट्यूब के मेरे वीडियोज हैं वो हजारों लोग देख रहे हैं, राइट, 1-to-many हो गया, लेकिन आप सिर्फ आप लो और मैं ले, सिर्फ आप अपने आप को देखो और मेरे को देखो, तब 1-to-1 हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मैपिंग हो जाएगा, क्योंकि वेयर वन ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी मैप्स टू ओनली वन कैश लाइन,
एक जो है वो केवल एक ही कैश लाइन से हो सकता है, लेकिन जो एसोसिएटिव है उसमें क्या होता है कि एक जो मेमोरी है वो किसी भी कैश लाइन से एसोसिएट हो सकता है। एक जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है वो किसी भी कैश लाइन से हो सकता है, तो उसको बोलेंगे एसोसिएटिव। लेकिन एक जो कैश मेमोरी है, एक ब्लॉक है जो मेन मेमोरी का, वो केवल एक ही कैश लाइन से अगर एसोसिएट हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मैपिंग। तो सेट एसोसिएटिव क्या होता है सर? मेमोरी ब्लॉक टू सेट ऑफ कैश लाइन। सेट एसोसिएटिव, सेट मतलब ग्रुप, यहाँ सेट का मतलब है ग्रुप, मतलब एक जो हमारा मेन मेमोरी का पार्ट है वो ग्रुप ऑफ कैश लाइन से क्या हो? मैप हो। और रैंडम मैपिंग ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका आंसर हमें बी नंबर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू इज। बोला कि जो सीपीयू होता है उसमें कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या है? तो जो सीपीयू होता है आपको पता है कि इसमें 3 यूनिट होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट, राइट। तो जो ALU होता है वो अर्थमेटिकल काम करता है, जैसे अर्थमेटिक और लॉजिक का काम करता है, जैसे किसी चीज को कंपेयर करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। मेमोरी यूनिट क्या करता है? डेटा को स्टोर करने का काम करता है, जैसे हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, पता नहीं कितने टाइप्स की मेमोरी है, उनके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे जब उसका क्वेश्चन आएगा तब। और एक होता है कंट्रोल यूनिट। तो बोला जो कंट्रोल यूनिट है उसका फंक्शन क्या है? टू ट्रांसफर डेटा टू द प्राइमरी स्टोरेज। क्या जो कंट्रोल यूनिट होता है वो डेटा को ट्रांसफर करता है? क्या ट्रांसफर करता है? नहीं। क्या जो कंट्रोल यूनिट होता है वो डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको डिकोड करता है? यस, करता है। क्या जो टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, क्या स्टोर करने का काम करता है? नहीं, ये तो मेमोरी यूनिट का काम हो गया। अगर किसी भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को हमें स्टोर करना है वो तो मेमोरी यूनिट का काम हो गया, तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट तो नहीं आएगा इसमें। नहीं, जब 2 गलत हो गया तो क्या मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा? नहीं। क्या ये हो जाएगा? नहीं। तो इसका आंसर हमारा बी देखने को मिल जाएगा। जो कंट्रोल यूनिट होता है उसका सारा का सारा पावर कंट्रोलिंग का है, वो चीज़ों को कंट्रोल करता है, कैसे डिकोड करना है, कैसे चीज़ें भेजनी है, कैसे उन पे मतलब अपना कंट्रोल जमाना है, सब मिला के मैं बोलूँ तो, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ALU टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट। अब बोल रहा है कि इसमें बहुत सारे हमारे पास मेमोरी दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यूज करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए? क्या रजिस्टर होता है? रजिस्टर नहीं। रजिस्टर क्या होता है? काफी फास्टेस्ट मेमोरी होता है। फास्टेस्ट बोलो और फिर इसको स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हो। सबसे छोटा और सबसे फास्ट काम करने वाला मेमोरी होता है। ये इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर नहीं करता। क्या एक्यूमुलेटर होता है? यस। एक्यूमुलेटर क्या होता है कि एक ऐसा मेमोरी होता है जो, जैसे मानो कि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जैसे मान लो कि यहाँ 5 + 3 = 8, जो ALU है, ALU वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है प्लस। आपको पता है कि जो ALU है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है और वो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस को करता है। तो जैसे वो कर रहा है 5 और 3 = 8, तो टेम्पररली जो हमारा 8 है वो एक्यूमुलेटर में आके स्टोर हो जाएगा। एक्यूमुलेटर में क्या होगा? आके स्टोर हो जाएगा टेम्पररली। जब तक हमें जो डेटा है उसको प्रेजेंट नहीं करना है, उसका रिजल्ट नहीं देना है, तो टेम्पररली कहीं ना कहीं वो स्टोर होगा, राइट। टेम्पररली वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। जैसे ऐसे समझो कि जैसे मुझे अपना प्रेजेंटेशन देना है, मुझे क्या करना है? पहले वीडियो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना है। तो पहले जो PPT है, PPT इसको टेम्पररली मैं अपने लैपटॉप में स्टोर करता हूँ, राइट। और फिर इसका वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो फिर परमानेंट मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। ध्यान समझो। तो जो हमारा लैपटॉप यहाँ है एज ए एक्यूमुलेटर है। क्या है? एज ए एक्यूमुलेटर, जो मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है। टेम्पररली मेरे सारे PDF फाइल्स को और चीज़ों को रख रहा है, और जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो रहा है मैं इस वीडियो को पकड़ रहा हूँ और उठा के यूट्यूब पर अपलोड कर दे रहा हूँ, राइट। तो इसका आंसर एक्यूमुलेटर हमें देखने को मिल जाएगा। हीप मेमोरी क्या होता है सर? तो देखो, हीप मेमोरी क्या होता है? एक डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी होता है। डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी, ठीक है। स्टैक मेमोरी क्या होता है? तो स्टैक मेमोरी जो होता है वो चीज़ों को रिटर्न करने का काम करता है। जैसे हमारे लोकल वेरिएबल हो गए उनको स्टोर करेगा, हमारे फंक्शन कॉल्स हो गए उनको स्टोर करेगा। लोकल वेरिएबल्स, फंक्शन कॉल, या फिर किसी भी चीज़ को हम रिटर्न करते हैं, जैसे रिटर्न A। जैसे मानो कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और वहाँ फंक्शन से चीज़ें पास हो रही हैं, तो हम रिटर्न करते हैं फंक्शन को, जो हमारा आउटपुट होगा उसको रिटर्न करते हैं। तो सारा का सारा स्टैक मेमोरी में सेव होता है। तो इस केस में अगर मैं आंसर की बात करूंगा तो बी हमें देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट, रजिस्टर इज, क्वेश्चन नंबर 12, रजिस्टर इज, रजिस्टर क्या है? तो देखो मैं आपको बहुत बेहतर तरीका से बता रहा हूँ कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर डिजिटल सर्किट है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है कि सीक्वेंशियल सर्किट है, राइट। क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में इतना ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है, इतना ज़्यादा डाउट रहता है कि उनको समझ में आता ही नहीं है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में किसको बोलूँ और सीक्वेंशियल सर्किट किसको बोलूँ। तो मैं आपको इतना बेहतर तरीका से बता दे रहा हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। तो देखो कोई भी सर्किट है, कोई भी सर्किट, अगर मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की बात करता हूँ तो उसमें कोई भी सर्किट है तो वो डिजिटल सर्किट तो है ही, वो तो डिजिटल सर्किट तो है ही। तो क्या रजिस्टर डिजिटल सर्किट हो जाएगा? नहीं, वो सारे का सारा सर्किट ही हमारा डिजिटल है, तो इसमें तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में बताना है। तो देखो जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है इसमें क्या होता है, मेमोरी अवेलेबल होता है, मेमोरी इज अवेलेबल। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उसमें मेमोरी होता है, उसके पास खुद का मेमोरी होता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है इसमें मेमोरी होता ही नहीं है, मेमोरी नहीं होता है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, एक मिनट, मेमोरी नहीं होता है, राइट। तो कॉम्बिनेशन में मेमोरी नहीं होता है। और आपको एक चीज पता होगा कि जो रजिस्टर है ये तो मेमोरी ही है, जो रजिस्टर है वो तो मेमोरी ही है, और कॉम्बिनेशन सर्किट बोल रहा है कि इसमें मेमोरी होता ही नहीं है। तो क्या जो रजिस्टर है वो कॉम्बिनेशन सर्किट हो जाएगा? नहीं। तो क्या जो रजिस्टर है वो कॉम्बिनेशन सर्किट होगा? नहीं, क्योंकि उसमें मेमोरी नहीं होता है, और रजिस्टर एक मेमोरी है ही। रजिस्टर एक सीपीयू के ऊपर इंस्टॉल किया गया मेमोरी ही है जो डेटा को स्टोर करता है, और काफी फास्ट मेमोरी है, राइट। तो जब हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी नहीं होता है और रजिस्टर एक मेमोरी है तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो हमारा आंसर एक ही बच गया जिसमें मेमोरी होता है, वो हमारा सीक्वेंशियल सर्किट देखने को मिल जाएगा। अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। जो सीक्वेंशियल है इसमें मेमोरी अवेलेबल होता है, जो कॉम्बिनेशनल है उसमें मेमोरी नहीं होता है, और रजिस्टर जो होता है वो एक टाइप का मेमोरी ही है। जब मेमोरी ही है तो जिसमें मेमोरी अवेलेबल है वही उसका आंसर देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, हाउ कैश मेमोरी इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। जो कैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी वो सीपीयू के परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करता है? तो आपको पता होगा कि जो रजिस्टर है, रजिस्टर मैं यहां लिखता हूं रजिस्टर, ये हमारा काफी फास्ट मेमोरी है, फास्ट मेमोरी। और रजिस्टर के बाद अगर कोई फास्ट मेमोरी है तो कैश है, कैश भी हमारा फास्ट मेमोरी है, लेकिन इसको मैं सबसे फास्टेस्ट बोलूंगा तो इसको मैं बोलूंगा फास्टर, क्योंकि रजिस्टर से थोड़ा सा एक स्लो है लेकिन फिर भी बाकी सारे मेमोरी से बहुत फास्ट है। तो बोल रहा है कि जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू के परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करता है, राइट। कैसे इंप्रूव करता है भाई? जो कैश मेमोरी क्या है इसका लो कॉस्ट होता है? नहीं। ये फास्ट मेमोरी है तो कॉस्ट तो इसका लो होगा नहीं। क्या लार्ज कैपेसिटी है? नहीं। जो कैश मेमोरी होता है वो छोटे मोटे डेटा को स्टोर करता है। जैसे मान लो कि जो ब्राउजर में कैश होता है उसमें क्या होता है, जैसे पहले से मैं सर्च किया हूँ व्हाट इज लॉजिकल गेट या फिर व्हाट इज लॉजिक गेट, पहले मैं सर्च कर दिया हूँ, फिर से मैं दोबारा सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं व्हाट लिखा तब तक कैश मेमोरी में हमारा पहले से डेटा स्टोर था, व्हाट इज लॉजिक गेट, वो डायरेक्ट हमें वहाँ एपी हो जाता है, हमें सिर्फ इंटर दबाना रहता है, राइट। तो जो कैश मेमोरी होता है काफी छोटे कैपेसिटी वाला मेमोरी होता है, मेमोरी होता है जिसका लार्ज कैपेसिटी नहीं होता, ठीक है। हाई स्पीड एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, क्या उसका स्पीड हाई होता है और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस? यस, ये हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बोले सर हाई स्पीड तो समझ गए कि जो रजिस्टर होता है वो फास्टेस्ट होता है और जो कैश होता है वो फास्टर होता है, मतलब ये फास्ट तो है, तो हाई स्पीड तो है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है सर? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? हमारा क्वेश्चन में कौन है? तेरा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि एक ही लोकेशन को बार बार एक्सेस करना, एक ही लोकेशन को बार बार एक्सेस करना। अब बहुत सारे लोग समझ नहीं आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे ब्राउजर है, ब्राउजर इसमें पहले आप सर्च किए त्रिलोकी के बारे में, ठीक है, आपने सर्च कर लिया, हो गया। फिर दोबारा आप गए तो फिर से त्रिलोकी वन आप सर्च करें, जैसे आप टी लिखेंगे बस त्रिलोकी पहले से वहां लिखा चला आएगा, आपको सिर्फ एंट्री करना है। तो वो क्या होगा, जो त्रिलोकी पहले से स्टोर था वो एक लोकल कैश में स्टोर था, कैश में, और वहीं से वो फेच हो गया है। जो त्रिलोकी पहले से लिखा हुआ था वो कैश में पहले से स्टोर था, तो वहीं से वो डायरेक्ट फेच हो गया है। और फिर आप 3 बार, चौथे बार, 5वें बार, 6वें बार, 10वें बार आप जाइएगा त्रिलोकी जैसे लिखिएगा, जैसे टी लिखिएगा
तो उसी लोकल जगह से फिर से वो डायरेक्ट वहाँ अपने आप लिखा जाएगा। तो चूंकि लोकल जगह से बार बार लिखा रहा है तो उसको बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, राइट। तो आपको आंसर सी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच रजिस्टर ऑफ सीपीयू होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। बोल रहा है सीपीयू का कौन सा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारे हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। क्या एक्यूमुलेटर है? नहीं। ये क्या करता है? तो टेम्पररी डेटा को होल्ड करता है, टेम्पररी डेटा को होल्ड करता है, ये तो नहीं होगा। क्या प्रोग्राम काउंटर है? यस, इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? सीपीयू का ऐसा रजिस्टर है जो उसके एड्रेस को होल्ड करता है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसके एड्रेस को। क्या इसका आंसर जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो क्या होता है? तो देखो, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो हमारा क्या करता है? एक करेंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस को करता है, जो करेंट में मतलब अभी जो करेंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस उसको होल्ड किया रहता है। देखो, ऑप्शंस को हल्के में मत लेना। यहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑप्शन में हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही आंसर होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि करेंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस को कौन होल्ड करता है, तो आंसर हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाएगा। इसलिए मैं जो ऑप्शन बता रहा हूँ उसको हल्के में नहीं लेना है, उसको भी समझना है। अभी ये हो सकता है एक साइड कैरेक्टर में हो, कभी भी ये मेन कैरेक्टर में आ सकता है, राइट। इस केस में इसका आंसर नहीं होगा। और जो MAR मतलब क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये होता है होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा, होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा। जो डेटा होता है उसके मेमोरी एड्रेस को होल्ड किया रहता है। तो हमारा ए होगा, मैन मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये तो नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो प्रोग्राम काउंटर इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो मुझे बहुत दिल से लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में आ रही हैं तो यार 1 मिनट का टाइम निकालो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट, और इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर बहुत सारे लोगों ने तो मेरे नोट्स को ले लिया है, और जो PYQ सीरीज है और जो मेरे सेट्स हैं उसको काफ़ी सारे लोगों ने प्यार दिया है। ये देखकर मुझे मेरा दिल खुश हो जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग लिए हैं और इतना अच्छा कमेंट कर रहे हैं, इतना अच्छा मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया यार आपने क्या नोट्स बनाए हैं, मज़ा आ जा रहा है। तो अगर आप स्टेट और BPSC TR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको काफ़ी भयंकर नोट्स रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें सारे सिलेबस को हैंड रिटन काफ़ी बेहतर तरीका से पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो दिस नोट इज मोर देन सफिशिएंट कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएं। और इस नोट्स के साथ, सारे सब्जेक्ट के नोट्स के साथ आपको मिलेंगे 553 पेज के एक काफ़ी भयंकर PYQ सेट्स, जो अभी तक जितने भी स्टेट एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी BPSC के एग्जाम्स हुए हैं, सबका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल में, जैसे आप देख सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो इसका आंसर ए है और इसका आंसर ए है, और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रखा गया है कि कोई भी ऑप्शन सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इसका आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ 99 रुपये में आप चीज़ों को ले सकते हैं। आपको डायरेक्ट लिंक पे जाना है, पेमेंट करना है, और 2 फाइल आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। दोनों फाइल डाउनलोड कर लेना है। या फिर आप चाहते हैं कि आपको लिंक अगर इधर नहीं मिल रहा है, हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिंक करवा दूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो आपको सिंपली इस नंबर पे मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा आपको एक ऑटोमेटिक लिंक जाएगा BPSC TRE और स्टेट करके, आप उस लिंक पे पेमेंट करके आप चीज़ों को ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, प्रोसेसर विच इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इज। ऐसा प्रोसेसर जो काफ़ी एक्सपेंस है और कॉम्प्लेक्स है, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको रिस्क बोल देंगे, क्या उसको सिस्क बोल देंगे, क्या उसको एपिक बोल देंगे, क्या उसको मोर देन और मदरबा बोल देंगे? रिस्क क्या होता है? इसका होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, सिस्क। यहां हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर, एपिक। इसका क्या हो जाएगा एपिक का? इसका हो जाएगा एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटिंग। तो देखो यहां बोले कौन सा प्रोसेसर है जो कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव है प्रोड्यूस करना।
क्या रिड्यूस हो जाएगा? ये तो छोटा है, रिड्यूस मतलब घटा हुआ, तो ये हो जाएगा नहीं, कॉम्प्लेक्स, इसके नाम में ही कॉम्प्लेक्स है, तो आंसर हमारा बी देखने को मिल जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? बी। ये जो रिस्क है, सिस्क है, एपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेसर का टाइप है, आपको इसको हल्के में नहीं लेना है और इसके डेफिनेशन को आपको याद ही रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एपिक का फॉर्मूला बताओ, एपिक का फुल फॉर्म बताओ। तो अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपके दिमाग में सारे फॉर्मूला आपको सही लगेगा, सारा जो इसका दिया रहेगा ऑप्शन सब सही लगेगा, तो आपको याद रख लेना है, इसका आंसर होगा सिस्क। नेक्स्ट, द डेटा साइज एंड एड्रेस साइज ऑफ 808 माइक्रो प्रोसेसर इज। जो 808 माइक्रो प्रोसेसर है उसका डेटा साइज और एड्रेस साइज क्या है? तो आप बोलोगे सर ये जो 8086 है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इतने सारे जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? राइट, कैसे पता चलेगा? तो मैं बोलूँगा देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे यहाँ 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है और आप थ्योरी भी नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स को ले लो, उसमें सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में दी गई हैं और पॉइंट वाइज दिया गया है, जो आपको टाइम तो सेव करेगा ही और आपको काफ़ी जल्दी सारा सिलेबस कवर करने में हेल्प करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लो। लेकिन जो 8086 है, इसका जो डेटा साइज है और एड्रेस साइज क्या है, इसको आपको करना पड़ेगा याद, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। जो समझने वाला था उसको तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि ये ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन क्या है। तो जो 8086 है, इसका डेटा साइज आपको 16 बिट देखने को मिलता है और जो इसका एड्रेस साइज है वो आपको 20 बिट देखने को मिलता है, और इसको आपको याद करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा देखने को मिल जाएगा, ये सब हमारा गलत है, इसको आप याद कर लो। इसको क्या करना है? याद करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर यूजेस सेपरेट बसेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है जो हमारे बस होते हैं, बस जैसे 3 टाइप का बस होता है, डेटा बस, फिर हमारा होता है एड्रेस बस, और फिर एक और बस होता है, आप कमेंट करो। डेटा बस, एड्रेस बस, और क्या होता है? कंट्रोल बस। तो जो बस होता है वो 3 टाइप्स के बस होते हैं, 3 टाइप्स के। तो बोला कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है जो सेपरेट चीजों को यूज करता है बसेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, मतलब इंस्ट्रक्शंस और डेटा के लिए अलग अलग बस का यूज करता है। कौन सा है? क्या वो 1 है? नहीं, जो 1 था वो एक सिंगल बस यूज करने की इसने अनुमति दी। सिंगल बस जो हार्वर्ड है, हार्वर्ड, ये जो ऐसा आर्किटेक्चर है जो अलग अलग चीजों, मतलब सेपरेट बस यूज करता है इंस्ट्रक्शन के लिए और डेटा के लिए, तो इसका आंसर हार्वर्ड हो जाएगा। क्या जो सिस्क है, रिस्क है, एपिक, ये हो जाएगा? नहीं, ये तो प्रोसेसर का टाइप है, ये तो आंसर नहीं होगा। तो जो हार्वर्ड है, HARVARD, हार्वर्ड, ये सेपरेट बस यूज करता है इंस्ट्रक्शंस डेटा के लिए, लेकिन जो 1 है वो क्या करता है? सिंगल बस यूज करता है। तो आपको याद कर लो, जो 1 है वो सिंगल बस को यूज करता है, लेकिन जो हार्वर्ड है वो सेपरेट बस को यूज करता है। तो आपको इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एड्रेसिंग मोड। बोल रहा है कि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें से वैलिड एड्रेसिंग मोड कौन नहीं है। तो मैंने आपको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के बारे में पहले बता चुका है, मैं आपको इंडेक्स के बारे में बता चुका हूँ जिसमें इंडेक्स का यूज होता है, मैं आपको इनडायरेक्ट के बारे में बता दिया हूँ, राइट। लेकिन मैं आपको एब्सोल्यूट डायरेक्ट के बारे में नहीं बताया हूँ, और इस टाइप का कोई भी हमारे पास एड्रेसिंग मोड नहीं है, तो इसका आंसर हमें डी देखने को मिल जाएगा। अभी आप कमेंट कर सकते हैं कि इमीडिएट क्या है, इंडेक्स क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, क्योंकि तीनों के तीनों बारे में मैंने आपको बताया है, तीनों के तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पाइपलाइन हैजार्ड। 19, कौन सा पाइपलाइन हैजार्ड का टाइप नहीं है। तो जो पाइपलाइन हैजार्ड होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं, और यहाँ 4 दिया है, एक कोई नहीं होता है। तो हमारे पास डेटा हैजार्ड होता है, यस, हमारे पास स्ट्रक्चरल हैजार्ड होता है, हमारे पास कंट्रोल हैजार्ड भी होता है, लेकिन स्टोरेज के लिए कोई हैजार्ड हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो इस केस में हमारा जो स्टोरेज है वो नहीं है। तो अब हम जानेंगे कि ये जो सारे के सारे हैजार्ड है उनका मतलब क्या है। देखो, जो डेटा हैजार्ड है इसका मतलब होता है कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस हैं, इस पे हमारी चीजें वेस्ट होनी चाहिए। जैसे मानो कि कोई डेटा है और इसके पहले यहाँ कुछ है, तो हमारा जो डेटा हैजार्ड आ रहा है मतलब इसके पहले कुछ गलती हुआ है तब हमारा डेटा हैजार्ड आ रहा है, इसके पहले डेटा में कुछ गलती है तब हमको नुकसान झेलने को पड़ रहा है, राइट। तो इसके आता है डेटा हैजार्ड। स्ट्रक्चरल हैजार्ड क्या होता है,
व्हेन हार्डवेयर रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सपोर्ट कंकरेंट ऑपरेशन। देखो स्ट्रक्चरल मतलब जैसे मान लो कि जो हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेज है, हार्डवेयर रिसोर्सेज वो जैसे मान लो कि 2 है, ठीक है, और मैं इतना काम करा रहा हूं कि 5 हार्डवेयर रहेगा तब काम होगा। हमारे पास काम की कैपेबिलिटी है कि 2 हार्डवेयर इतना काम कर सकता है, लेकिन मैं इतना काम दे रहा हूं कि 5 हार्डवेयर रहेगा तब जाके काम कर पाएगा। तो क्या एक काम हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो काम हो ही नहीं सकता है। तो उस केस में अगर काम नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा, ऑपरेशन फेल हो जाएगा, तो बोलेंगे कि स्ट्रक्चरल हैजार्ड हो गया है, राइट। और कंट्रोल हैजार्ड चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो हमारा ये तो हमारा कंट्रोल टाइप, कंट्रोल हैजार्ड है ही, ये हमारा इसमें टाइप है कंट्रोल स्ट्रक्चर और डेटा, लेकिन स्टोरेज हैजार्ड हमारा कोई भी टाइप नहीं है और नॉट ही हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट, if a CPU generates 32-bit logical address and page size is 4 KB, then the number of entries in the page table would be। तो देखो हमारे पास ये 32 बिट दिया है, राइट। तो अगर मैं इसको बाइट में कन्वर्ट करूंगा तो कितना बाइट हो जाएगा? अगर मैं इसको बाइट में करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 to the power 32 बाइट्स, राइट, 2 to the power 32। और ये 4 KB दिया किलो बाइट, तो इसको बाइट में करूंगा तो कैसे हो जाएगा? इसको बाइट में करूंगा तो कैसे हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 4 × 1024, तो 4096, यानी 1 मिनट, यानी 2 की कितने पावर में ले सकता हूँ? 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 2 × 164, 2 × 64, 128, 256, 512, 512, फिर 1024, 2024, 2048 और 4096, मतलब 2 के पावर में इसको 12 लिख सकता हूँ, राइट। तो बोला टोटल जो हमारे बाइट्स है 2 to the power 32 है, और एक हमारा आ गया है 4 KB का है, लेकिन इसमें बाइट्स कितने हैं? कितना? तो टोटल बाइट्स कितना हो गया? 2 to the power 12, तो 2 के पावर 12 से मैं इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो दोनों का बेस सेम है और पावर अलग है, तो डिवाइड हो गया, और डिवाइड में हम क्या करते हैं? पावर को करते हैं माइनस। तो 20 32, यहाँ 32 है, 32 में से 12 गया, हमारा क्या हो जाएगा? 20, मतलब 2 to the power हमारा 2 to the power 20, 2 to the power 20 हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। ध्यान समझे कैसे हुआ। बोल रहा है कि एक पेज का साइज है 4 किलोबाइट, राइट, 4 किलोबाइट है, इसको मैं बाइट में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि हमारा यहाँ जो 32 बिट में दिया है तो उसको हमने बाइट में कन्वर्ट कर लिया है, 2 to the power 32 बाइट्स हो गया है। तो अब बोल रहा है जो 2 to the power 32 बाइट्स का लॉजिकल एड्रेस है और एक पेज का साइज हमारे पास 4 KB है, तो उसको बाइट में करूंगा तो हो जाएगा 2 to the power 12 बाइट। तो टोटल नंबर सब कितने एंट्रीज होंगे? तो जो ज्यादा है उसको कम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, ARM प्रोसेसर्स वेयर बेसिकली डिजाइंड फॉर। बोल रहा है कि जो ARM है, क्वेश्चन नंबर 21, उसका जो प्रोसेसर है वो किसके लिए डिजाइन किया गया? तो जो ARM है इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिस्क मशीन। एडवांस्ड रिस्क मशीन का फुल फॉर्म होता है। तो क्या ये मेन फ्रेम के लिए होता है? नहीं। देखो जो ARM होता है उसका फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा एडवांस रिस्क मशीन। एडवांस्ड है लेकिन रिस्क है, रिस्क मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। एडवांस्ड है लेकिन रिस्क भी तो यहाँ लिखा है एडवांस्ड रिस्क मशीन। तो एडवांस की यहाँ दे के आप मेन फ्रेम मत मार देना कि बहुत बड़ा मेन फ्रेम है तो ARM उसमें यूज होता होगा, नहीं। आपको देखना है कि जो एडवांस्ड है उसके साथ और क्या लिखा है? रिस्क। एडवांस्ड रिस्क मशीन मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, छोटा वाला है। तो क्या मेन फ्रेम में हो जाएगा? नहीं, मेन फ्रेम में तो काफी हाई एंड के प्रोसेसर लगते हैं, तो ARM कहां से हो जाएगा? क्या डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा? नहीं, इसमें तो और बड़ा लगता है। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है कि एक ऐसा कंट्रोलिंग पावर होता है जिससे बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो ये तो होगा नहीं, गलत। क्या मोबाइल हो जाएगा छोटा सा? यस, मोबाइल हो जाएगा। क्या सुपर हो जाएगा? नहीं, सुपर तो बहुत बड़ा, सुपर कंप्यूटर नाम सुन के ही डर लगता है कि सुपर है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल सिस्टम हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, और देखो जो मोबाइल कंप्यूटिंग तो मिलेगा ही, जो ARM प्रोसेसर्स हैं वो काफी लो पावर हैं, लो पावर्ड, और लो पावर्ड हैं तो मेन फ्रेम में नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर में नहीं होंगे, सुपर में नहीं होंगे, तो किसमें हो जाएगा? मोबाइल में हो जाएगा। नेक्स्ट, which supplies power to all components of the CPU at appropriate voltage। बोल रहा है कि जो ऑप्शंस दिया है इसमें से कौन ऐसा कंपोनेंट है जो CPU के सारे कंपोनेंट्स को पावर देता है, एप्रोप्रिएट वोल्टेज देता है? क्या हार्ड डिस्क देता है? हार्ड डिस्क पावर देता है? नहीं, ये तो चीजों को स्टोर करता है। क्या SMPS देता है?
यस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या डीवीडी होता है? नहीं, ये तो डेटा स्टोर करता है। क्या मदरबोर्ड होगा? नहीं, इसमें तो सारे कंपोनेंट हमारे लगे होते हैं, पावर तो नहीं देता है। पावर देने का काम तो एसएमपीएस करता है, मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो आंसर हमारा बी देखने को यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस इन सीपीयू। बोल रहा है कि जो हमारे पास कुछ यहाँ मेमोरी दिए गए हैं उनमें सबसे तेज किसमें हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं। देखो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास, जैसे समझ लो 2 GB का फाइल है, एग्जाम्पल के लिए समझो 2 GB का हमारे पास फाइल है, तो कौन से मेमोरी में अगर ये फाइल्स है तो मैं जल्दी उसको एक्सेस कर पाऊंगा। जैसे मैं अगर 2 GB का कोई वीडियो है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो तुरंत लोड हो जा रहा है और तुरंत मैं वीडियो को देखना शुरू कर दे रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा, अगर आपके पास पुराना फोन है, स्टोरेज कम है और फोन की जो तबीयत है खराब हो चुकी है, खत्म हो जा रहा है या फिर काफी पुराना हो चुका है, तो 2 GB का कोई फाइल है, ऑफलाइन भी अगर आप उसको ओपन कर रहे हो तो तुरंत ओपन नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, वो बफरिंग करेगा, गोल गोल घूमेगा, फिर ओपन होगा, और ओपन होगा तो उस क्वालिटी में नहीं दिखेगा और जल्दी नहीं दिखेगा, राइट। तो जो जितना जल्दी दिखाता है उतना उसका एक्सेस टाइम तगड़ा होता है। तो बोल रहा है कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम काफी तगड़ा है। क्या रजिस्टर का होता है, क्या कैश का होता है, क्या फ्लिप फ्लॉप का होता है, क्या मेन मेमोरी का होता है, क्या सेकेंडरी मेमोरी का होता है? सेकेंडरी मेमोरी का तो नहीं होगा। सेकेंडरी मेमोरी जो होगा वो मेन मेमोरी से इसका एक्सेस टाइम काफी कम होगा, राइट। और जो मेन मेमोरी होगा इसका एक्सेस टाइम जो इसके इंटरनल मेमोरी है जैसे रजिस्टर्स उससे कम होगा। तो ये भी गलत। फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा? नहीं। कैश हो जाएगा? नहीं, कैश हमारा फास्ट है लेकिन रजिस्टर से फास्ट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि जो कैश मेमोरी वो फास्टर है लेकिन रजिस्टर से फास्ट नहीं है। रजिस्टर सबसे फास्ट है और सबसे ज्यादा यही जल्दी चीजों को एक्सेस कर पाएगा। तो रजिस्टर हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द एड्रेसिंग मोड वेयर द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शंस। इस डिफिनेशन को मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसके डिफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सा ऐसा एड्रेसिंग मोड है जहां जो एड्रेस रहता है ऑपरेंड का वो डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली दिया गया रहता इंस्ट्रक्शंस में, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट। इमीडिएट के बारे में मैंने आपको बताया है, आपको कमेंट करना। इनडायरेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। रजिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि रजिस्टर में क्या होता है कि 2 रजिस्टर कम से कम होते हैं जिसमें एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा को हम लोग भेजते हैं। इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया है कि इसमें रजिस्टर का यूज होता है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया है पहले कि इसमें रजिस्टर का यूज नहीं होता है। लेकिन इस केस में क्या बोल रहा है कि जहां ऑपरेंड एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शंस को दिया जाता है तो इसका आंसर रजिस्टर डायरेक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, टू फेच डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज्ड। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को फेच करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है? क्या वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है? क्या जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है? नहीं, ये क्या करता है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। मैंने आपको पहले बताया है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। क्या पीसी होता है? प्रोग्राम काउंटर? नहीं, ये तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को होल्ड करता है। जो प्रोग्राम काउंटर होता है, पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, ये क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के जो हमारे एड्रेस होते हैं उनको होल्ड किया रहता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। क्या MAR हो जाएगा? नहीं। क्या IR हो जाएगा, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाएगा? नहीं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है कि करेंटली मतलब इस टाइम कितने इंस्ट्रक्शंस हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको काउंट करता है। तो क्या ये हो जाएगा? नहीं। इसका आंसर MBR मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर। बफर मतलब क्या होता है, चीजों को स्टोर करने के लिए टेम्पररी जगह, बफर। जैसे ऐसे समझो कि मैं कैसे समझाऊं, जैसे सपोज कर लो मेरा किराना दुकान है, राइट। तो किराना दुकान में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे स्टॉक लेकर आते हैं, बहुत सारे सामान लेकर आते हैं बेचने के लिए। तो सारे सामान को हम लोग अपने किराना दुकान के अंदर नहीं रख सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग का अलग स्टॉक बना हुआ है, बफर स्टॉक, जहां हम चीजों को लेकर स्टॉक कर देते हैं। और कोई भी चीज घटता है हमारे मेन दुकान में तो यहाँ से चीजें टेम्पररी रहती है, यहाँ से उठा के हम लोग मेन दुकान में ले जाते हैं, राइट। तो ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गया, जो हमारा बफर स्टॉक हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। इसको उठा के हम लोग दुकान में लेके जा रहे हैं, जो मेन मेमोरी है जहां से सारी चीजें सेल हो रही हैं, राइट। तो MBR मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर, इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो आंसर डी हमारा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, DMA ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन। DMA मतलब DMA का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा, डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो DMA है, जो DMA उसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा।
डीएमए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और जैसे इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वैसे ही इसका काम है। तो जो डीएमए होता है वो डेटा को ट्रांसफर किस में करता है, सीपीयू और मेमोरी में। ये बोला डायरेक्ट मेमोरी, ये बोला डायरेक्ट मेमोरी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस दो, तो क्या उसमें सीपीयू आ जाएगा, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। सीपीयू इनपुट आउटपुट, क्या उसमें सीपीयू आ जाएगा, नहीं। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, इसका फुल फॉर्म ही होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो सीपीयू इसमें क्या करने आएगा, क्या कैश एंड सीपीयू, सीपीयू इसमें भी है, खत्म। मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट विदाउट सीपीयू, यस, ये हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, और इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो आप चीजों को आंसर कर सकते थे। और चूंकि मैंने आपको काफी बेहतर तरीका से हिट एंड ट्रायल करके चीजों को दिखा दिया, तो अब तो आप चीजें भूल नहीं सकते हैं। और मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि काफी अच्छा मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर आप वीडियो एक बार देख लें तो आपको चीजें याद रहे कि डीएमए क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, राइट। नेक्स्ट, इन रेड 5 डेटा ये डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रेड 5। अब बहुत सारे लोगों को रेड के बारे में पता ही नहीं है। रेड क्या होता है, देखो रेड होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये क्या होता है, एक मेमोरी और चीजों को स्टोर करने का एक टेक्निक होता है। जैसे बहुत सारा डेटा मतलब डुप्लीकेट हो जाता है डेटाबेस में, तो हम लोग क्या करते हैं, रेड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो डुप्लीकेसी को, रिडंडेंसी को भगाता है। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड विद नो रिडंडेंसी हो जाएगा, नहीं। मिररिंग हो जाएगा, नहीं। ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद पैरिटी हो जाएगा, यस। क्या फाइल लेवल स्ट्रिपिंग हो जाएगा, नहीं। अब बहुत सारे लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बोलूंगा यार ध्यान से समझो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहले इसका फुल फॉर्म समझो क्या होता है रिडंडेंट एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम रिडंडेंसी हो, राइट, कम से कम रिडंडेंसी हो। तो इसको हम लोग ब्लॉक लेवल पे बांटते हैं, मतलब एक ब्लॉक जैसे एक ब्लॉक अपन बांट दिए, एक ब्लॉक यहाँ कुछ रिडंडेंसी आया था तो फिर इसको रिमूव करके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में, फिर नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पैरिटी चेकिंग भी होती है कि जो हम चीजों को जो कंडीशन लगा रहे हैं वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, राइट। तो इसका आंसर हमें सी नंबर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन 8-bit माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी ऑप कोड्स आर प्रेजेंट। इस क्वेश्चन को समझना आसान नहीं है, और इस क्वेश्चन का आंसर काफी जगह गलत दिया है, तो पहले इसको ध्यान समझो। बोला कि जो 8-bit का माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कितने ऑप कोड्स प्रेजेंट हैं, कितने। जो 8-bit का माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कितने ऑप कोड्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो ऑप कोड कितने प्रेजेंट हैं उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 to the power 8, मतलब 2 to the power जो जितने बिट है, तो 2 to the power आप 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, 2 दूना 64, 2 दूना 128, 2 दूना 256, मतलब 2 to the power अगर आप 8 करोगे तो 256 आ जाएगा। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 256 को आंसर में यहाँ खोजेंगे, 256 कहाँ है, तो आंसर कहीं नहीं होगा, तो क्या करेंगे, नन को मार देंगे, बोलेंगे यार आंसर तो हमने सही मार दिया, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। देखो जो 8-bit का माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें बेसिकली जो 2 to the power 8 होता है, इतने नंबर्स ऑफ ऑप कोड्स होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे यूजेबल नहीं होते हैं, ये सारे के सारे वैलिड नहीं होते हैं। जो 256 है, 256 इसमें से जो 10 होते हैं, 10 ऑप कोड्स, वो होता है अनडिफाइंड। इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता, या फिर इसको इनवैलिड बोल दो, इनवैलिड। जब 256 में से 10 हमारा अनडिफाइंड या इनवैलिड है, तो वैलिड कितना बच गया, 10 माइनस कर दो, 246। तो 246 इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता कि इसमें 10 जो होते हैं इनवैलिड होते हैं, तो मैं बोलूंगा यार पता ये किसी को नहीं रहता है। जब आप थ्योरी पढ़ते हो, जब आप बुक्स पढ़ते हो, जब आप नोट्स पढ़ते हो, तब आपको पता चलता है कि 10 इनवैलिड रहता है, और ये आपको याद करने की जरूरत पड़ती है, आपको याद करना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए मैं आपको नोट्स फिर से रिकमेंड करूंगा, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी हायरार्की इज बेस्ड ऑन। जो मेमोरी का हायरार्की होता है वो बेस्ड होता है किस पे, स्पीड पे। मेमोरी को स्पीड चाहिए, यस। कॉस्ट चाहिए, यस।
कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस चाहिए, बिल्कुल, स्पीड और साइज चाहिए, बिल्कुल, मतलब सारे के सारे मुझे ट्रू दिख रहे हैं, तो इसका आंसर मैं डी टिक कर दूंगा। नेक्स्ट, और मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस प्रैक्टिस सेट कम ई बुक ले सकते हैं, जिसमें 15 से ज़्यादा सेट्स हैं, सारे बीपीएससी, टीआरई और स्टेट के पेपर्स का सॉल्यूशन है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है, मतलब एक साथ ही आप दोनों को ले सकते हैं सिर्फ 99 रुपये में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस कैरी द एड्रेस फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देखने को मिल रहा है। बोला कौन सा ऐसा बस है जो कैरी करता है एड्रेस को सीपीयू से मेमोरी तक? क्या डेटा बस है? नहीं, ये तो हमारा एक्चुअल डेटा को करता है, एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करता है। क्या कंट्रोल बस है? नहीं, ये तो चीजों को कंट्रोल करता है कि चीजें ट्रांसफर हो कैसे रही हैं। क्या एड्रेस बस है? यस। क्या सिस्टम बस है? नहीं, ऐसा तो कुछ बस होता ही नहीं है। एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस। एड्रेस बस क्या करता है? एड्रेस बस करता है बस जो एड्रेस को सीपीयू से मेमोरी तक ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, और आंसर हमारा सी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर टेक्निक, बोल रहा है कौन है जो सबसे तेज डेटा को ट्रांसफर करता है। तो जैसे ही आपको सबसे फास्टेस्ट का बात आए तो आप डीएमए तुरंत टिक मारोगे। क्या करोगे? डीएमए आप तुरंत टिक मारोगे। क्वेश्चन नंबर कौन है? 31। आप डीएमए क्यों मारोगे? क्योंकि ये डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करता है, और डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करता है तो जल्दी डेटा को ट्रांसफर करता होगा। इसको इंटरमीडिएट बाकी चीजों को डेटा ट्रांसफर नहीं करना है, डायरेक्ट मेमोरी का एक्सेस है, इसको डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करेगा। तो क्या प्रोग्राम इनपुट आउटपुट हो जाएगा? नहीं। इंटरप्ट हो जाएगा? नहीं। मेमोरी हो जाएगा? नहीं। इसका आंसर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच आर्किटेक्चर allows the instructions to computer parallel by making use of compiler। तो अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं तो आप इसका आंसर तुरंत एपिक मार देंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि इस एपिक का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटिंग, राइट। और यहाँ पैरेलल की बात हो रही है, तो क्या रिस्क हो जाएगा? नहीं, ये तो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग है। क्या सिस्क हो जाएगा? नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग है। तो एपिक इसका आंसर देखने को आपको मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इंटेल 386, इंटेल 486, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2 कम्स अंडर विच आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। बोल रहा है सारे के सारे जो हमारे पास प्रोसेसर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? तो आप बोलोगे सर इंटेल 386 काफी भयंकर नाम है, 486 पेंटियम, और पेंटियम प्रो है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है और पेंटियम प्रो आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यार काफी एडवांस है। जैसे एप्पल, आप ऐसे समझो जैसे एप्पल का जो आईफोन आता है, आईफोन मैक्स प्रो, अगर सिर्फ आईफोन 14 आ रहा है और आईफोन 14 प्रो आ रहा है, या फिर आईफोन 14 मैक्स प्रो ऐसा कुछ आ रहा है, तो जो प्रो वाला वर्जन होता है मतलब थोड़ा एडवांस वर्जन होता है, राइट। और थोड़ा एडवांस वर्जन होता है तो आप याद करने के लिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। जब एडवांस वर्जन आ रहा होगा मतलब कॉम्प्लेक्स है, जब एडवांस वर्जन आ रहा है मतलब चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, और चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं तो आप सिस्ट के साथ जाओ, इसमें रिस्क नहीं होगा, एपिक नहीं होगा। चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं तो क्या करना है? कॉम्प्लेक्स को टिक मारना है। नेक्स्ट, IBM RS6000 डेक अल्फा 21064, डेक अल्फा 21164 EDC कम्स अंडर विच आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। तो पहले मैंने आपको सिस्ट के बारे में बता दिया है, तो अगर आप आंख बंद के भी मारेंगे तो इस समय आप रिस्क मार देंगे। लेकिन इसको याद कैसे करना है? इसको याद कर लो कि याद ऐसे करो कि जो इंटेल का जितना वर्जन है, इंटेल, पेंटियम, पेंटियम, जो इंटेल और जो पेंटियम का वर्जन है पेंटियम, वो कॉम्प्लेक्स है। ऐसे याद कर लो, कॉम्प्लेक्स। जो इंटेल है और जो पेंटियम है वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, और जो इनके अलावा कोई है छोटा मोटा नाम, जैसे IBM हो गया या फिर और अल्फा हो गया, डेक हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, उनको समझ लो कि छोटे हैं, उनको रिस्क याद कर लो। याद करने के लिए टेक्निक आप अपना सकते हो चाहो तो। थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, मेरा गला सूख गया है बोलते बोलते, राइट। नेक्स्ट, इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बोला जो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट है उसमें कौन सा सही है?
अभी जो रिंग लाइट है डायरेक्ट मेरे आंख पे लाइट मार रहा है, राइट, मेरा आंख खराब हो जाएगा ऐसा लग रहा है। इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट है उसमें कौन सा सही है? क्या जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज शेयर द सेम एड्रेस स्पेसेज मेमोरी। देखो यहाँ बोल रहा है कि जो मेमोरी मैप्ड है मतलब मेमोरी से एसोसिएटेड है, और मेमोरी से एसोसिएटेड का मतलब क्या है कि जो मेन चीजें इन्वॉल्व होंगी इसमें मेमोरी इन्वॉल्व होगा, राइट। तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है वो उसी एड्रेस को यूज कर रहा होगा जिसको मेमोरी यूज कर रहा होगा। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज सेपरेट, जब सेपरेट रहेगा तो मेमोरी मैप्ड क्यों बोलेंगे? मेमोरी मैप्ड है, मेमोरी मैप्ड है मतलब मेमोरी से मैप किया हुआ, मेमोरी से मैप किया हुआ जब है तो मेमोरी और जो और डिवाइसेस हैं एक ही डेटा को यूज कर रहे होंगे, राइट, नेम से पता चल रहा है। तो क्या ए हो जाएगा? नहीं। ओनली कैश मेमोरी, नहीं ये नहीं होगा, हमारा आंसर ए नंबर देखने को मिल जाएगा। विच आर्किटेक्चर यूजेस सेपरेट प्रोग्राम एंड डेटा कैसेस। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सेपरेट है वो हार्वर्ड होता है, हार्वर्ड, और जो सेम है वो हमारा वन न्यूमैन होता है। एक ही क्वेश्चन दो बार आ चुका है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। तो इसका आंसर हमें बोला सेपरेट कौन करता है? सेपरेट हमारा हार्वर्ड करता है। और बोलता सेम कौन करता है? सेम। तो सेम हमारा करता है कौन? सेम हमारा करता है कौन? वन न्यूमैन। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। द मेन फंक्शन ऑफ MAR मैंने आपको 2 बार बता चुका हूं, और जो MAR रजिस्टर है वो काफी इंपोर्टेंट रजिस्टर है और एक काफी बार एग्जाम में पूछा गया अलग अलग CO के एग्जाम्स में। तो आप इसको अच्छे से समझ लो। बोला होल्ड द डेटा फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी, नहीं। परफॉर्म एडिशन, एक कब से करने लगा। कंट्रोल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, नहीं। होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन है इसके एड्रेस को होल्ड करता है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका फुल फॉर्म यहाँ लिख लो, मैं बोल देता हूँ, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जो रजिस्टर होता है सबसे छोटा और सबसे फास्ट मेमोरी होता है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एक सिंगल बिट का स्टोरेज होता है। कैश क्या होता है? कैश होता है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच होता है। CPU और मेन मेमोरी के बीच हमारा कैश होता है जो टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है, जो कैशिंग में हेल्प करता है। गलत, तो हमारा रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ, जो कैश मेमोरी होता है वो किससे बना होता है? कैश मेमोरी। तो जो कैश मेमोरी होता है वो क्या SRAM से बना होता है, क्या DRAM से, क्या रोम से, क्या मोर देन से, क्या फिर नन से? तो जो कैश मेमोरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि SRAM से बना होता है, SRAM से। अब आप बोलोगे सर आपको पता कैसे चला, आपको कैसे पता चल गया कि जो कैश मेमोरी है वो SRAM से बनता है? तो मैं बोलूँगा यार पता है नहीं चलने वाला चीज़ है, ए है याद करने वाला चीज़, कि जो कैश मेमोरी है वो SRAM से बना होता है। ये आपको करना पड़ता है याद। अगर आप बुक पहले से पढ़े होंगे बीटेक में तो कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो SRAM है उसी से कैश मेमोरी हमारा बना होता है। तो SRAM के बारे में थोड़ा सा और चीज बता देता हूँ कि इसको हमारा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ता है, नो रिफ्रेश। जो डायनेमिक मेमोरी है, डायनेमिक रैम है, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है बार बार, राइट। लेकिन जो DRAM होता है डायनेमिक होता है, और जो SRAM होता है वो क्या होता है? वो हमारा SRAM क्या होता है? SRAM हमारा डायनेमिक नहीं होता है, वो स्टैटिक होता है। और रोम तो इसका आंसर होगा नहीं, तो इसका आंसर SRAM हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच बस इज बाई डायरेक्शनल, कौन सा बस है जो बाई डायरेक्शनल है? तो जो एड्रेस बस है और जो कंट्रोल बस है ये हमारा है वन डायरेक्शनल। और आपको पता है 3 बस ही है, सिस्टम बस से कुछ होता ही नहीं है। जब सिस्टम बस कुछ नहीं होता है तो ये भी कुछ नहीं होता है। एड्रेस बस क्या है हमारा? बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल हमारा एड्रेस बस देखने को मिल जाता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एसेस टाइम इज फास्टर फॉर, एसेस टाइम किसका फास्ट होता है? जो एसेस टाइम होता है वो फास्ट किसका होता है? तो मैंने आपको बताया कि जो SRAM होता है, SRAM वो कैश से मिलकर बना होता है, और जो कैश मेमोरी होता है वो फास्ट होता है, फास्ट होता है, लेकिन रजिस्टर से फास्ट नहीं होता है, लेकिन फास्ट होता है। जब फास्ट होगा तो जो SRAM है इसका एक्सेस टाइम फास्ट हो जाएगा। आंसर हमारा ये देखने को मिल जाएगा। डायनेमिक रैम क्या है? फास्ट नहीं है। क्यों फास्ट नहीं है? क्योंकि आप देखो SRAM और DRAM और दोनों एक ही रैम के टाइप है, राइट।
जो एस रैम है और डी रैम है, जो एस रैम है वो कैश इससे मिलकर बना होता है, एस रैम के इम्प्लीमेंटेशन से कैश मिलकर बना होता है, राइट। जब कैश हमारा फास्टेस्ट है तो हमारा एस रैम भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, राइट। डी रैम और ई रैम ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, भगाओ इसको। रैम इज डैश एंड रोम इज डैश। रैम याद करने को मैं आपको राम माल टेक्निक बता रहा हूँ, ये हमारा क्या है, रैम। देखो जो रैम है, रैम उसमें ए है, अगर ए को तुम पलट दोगे तो बी बन जाएगा। जो रैम है, रैम उसमें ए छुपा हुआ है, ए, और ए को अगर तुम ऐसे पलट दोगे, यहाँ तुम पाई पढ़ना चाहो तो पार दो, नहीं तो सिर्फ ऐसे अगर पलट दोगे तो वी बन जाएगा। रैम को जो बीच वाला है इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, वी। मतलब जो रैम है वो वोलाटाइल है, वोलाटाइल। रैम क्या है, वोलाटाइल। रैम क्या है, वोलाटाइल, ठीक। और जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल हो जाएगा। तब ट्रिक से याद करो, क्योंकि एग्जाम में या फिर कभी भी इस क्वेश्चन को आदमी भूल जाता है, पता ही नहीं चलता कौन वोलाटाइल है कौन नॉन वोलाटाइल है। तो मैं आपको जो रामबाण तरीका बताया हूँ, आप रैम को यहाँ लिखो, रैम ऐसे लिखो, और जो ए है इसको पलटोगे तो वी बन जाएगा। जो ए है इसको पलटोगे, ए को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, वी, और वी मतलब वोलाटाइल, तो रैम हमारा क्या है, वोलाटाइल है, और बाकी नॉन वोलाटाइल है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रोम इज यूज फॉर इरेजिंग पर्पस ओनली। कौन रोम है जो इरेजिंग पर्पस के लिए यूज होता है, क्या पी रोम होता है, ये होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। तो ये तो हमारा प्रोग्रामेबल है, वो सिर्फ इरेजिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होता है। एक बार प्रोग्राम कर दिया गया तो फिर उसको दोबारा हम लोग उसको नहीं कर सकते, मतलब डिलीट नहीं कर सकते चीजों को। क्या ये भी रोम होता है, हाँ ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल है लेकिन इरेजेबल भी है रोम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या डबल ईपी रोम हो जाता है, ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। अगर इलेक्ट्रिकली चीजों को, इलेक्ट्रिक सिग्नल से चीजों को हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कौन इरेजिंग पर्पस के लिए यूज होता है, तो वो होता है ईपी रोम। मतलब इसमें अल्ट्रा वायलेंट रेज की हेल्प से हम चीजों को डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो आंसर हमारा बी देखने को मिल जाएगा। विच एड्रेसिंग मोड एड्स कंटेंट्स ऑफ बेस रजिस्टर टू डिस्प्लेसमेंट। कंटेंट्स ऑफ बेस रजिस्टर, जैसे ही क्वेश्चन में आपको देखा, जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखा कि बेस रजिस्टर है, तो वैसे ही आप बेस रजिस्टर बिना कुछ सोचे समझे आंसर मारोगे, क्योंकि इमीडिएट के बारे में मैंने आपको बताया है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। मैंने आपको इंडेक्स के बारे में बताया है कि उसमें इंडेक्स का यूज होता है, उसमें बेस रजिस्टर का कुछ बात है नहीं, और बेस रजिस्टर है तो आपको बेस मानना है, रिलेटिव ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कंपैरिजन होता है, रिलेशन दिखाया जाता है, राइट। तो बेस हमारा आंसर हो जाएगा। विच रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज कॉमनली यूज्ड इन कैश। कौन सा रिप्लेसमेंट पॉलिसी है जो कैश में होता है। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताया कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो ब्राउजर है, इसमें अगर आप त्रिलोकी को सर्च किए हो, राइट, और आपने ब्राउजर को बंद कर दिया और फिर से आप 10 मिनट बाद जा रहे हैं त्रिलोकी सर्च करें, जैसे आप टी लिखेंगे तो आपके पास सारा का सारा त्रिलोकी रिकमेंड कर दिया जाएगा, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो LRE मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज, जो सबसे कम चीजें यूज हुई हैं उनको कैश में से भगा दिया जाता है। जैसे मानो कि आप त्रिलोकी सर्च किए हो, फिर विकास सर्च किए हो, फिर आप श्वेता सर्च किए हो, ऐसे ही आप बहुत सारे नाम यूज किए हो, लेकिन जो त्रिलोकी है उसको आप मल्टीपल टाइम सर्च कर रहे हो, आप समझ लो कि दिन भर में एक बार आप सर्च कर ही रहे हो, राइट। और जो विकास है उसको आप 2 दिन 3 दिन में एक बार सर्च कर रहे हो, लेकिन जो श्वेता है उसको आप बहुत कम सर्च कर रहे हो, एक सप्ताह में एक बार सर्च कर रहे हो। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो सबसे कम है, मतलब जो लीस्ट रिसेंटली है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो सबसे कम बार यूज हो रहा है उसको कैश में से भगा दिया जाएगा, राइट। उसको कैश में से क्या किया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो ये लीस्ट रिसेंटली यूज को फॉलो करता है। तो अगर किसी एक को आंसर करना होगा, किसी एक को, तो इसका आंसर हो जाएगा LRE। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हमारा कैश में, कभी कभी ऐसा हमारे कैश में होता है कि वो फीफो को भी फॉलो करता है और रेंडमली किसी भी एलिमेंट को फॉलो कर सकता है। तो इस केस में चूंकि ऑल ऑफ द अबव भी हमारा आंसर है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा ऑल ऑफ द अबव देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा रहे LRU फीफो रेंडम, यहाँ ऑल ऑफ द अबव आंसर में नहीं रहे, सपोज कर लो ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो उस केस में जो LRU है वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है और वही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ ऑल दिया है तो फीफो और रेंडम भी कभी कभी फॉलो किया जाता है, तो आपको यहाँ आंसर डी मारना है। और अगर ऑल ऑफ द अबव आंसर में नहीं रहता है तो आपको LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड टिक करना है, राइट। नेक्स्ट, विच एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन।
और जैसे ही रिकर्सन का बात आएगा मैं कर लूँगा आंख ऐसे बंद, आप देखो मैं आंख बंद कर लिया हूँ और स्टैक में तुरंत बनाऊंगा, क्योंकि जो स्टैक होता है वो रिकर्सन पे बेस्ड होता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग हमने पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इनडायरेक्ट भी हमने पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इमीडिएट भी हमने पढ़ लिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन स्टैक हमने नहीं पढ़ा था और स्टैक अभी आ चुका है जो रिकर्सन इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो स्टैक को मैं आंसर टिक कर दूंगा, राइट। नेक्स्ट, द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, जो कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी होता है वो किससे किससे बना होता है? जो कंप्यूटर का जो इंटरनल मेमोरी है, कंप्यूटर पे तो रजिस्टर हमारा फिक्स रहता है, ठीक है, ठीक है, रजिस्टर्स। और जो कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी, राइट, और जो रजिस्टर है, मेन मेमोरी रजिस्टर, इस पे एक और मेमोरी रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैश मेमोरी। कैश जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में रहता है, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में रहता है क्या? हमारा रजिस्टर, हमारा कैश रहता है, कैश। तो क्या जो मेन कंपोनेंट है इंटरनल मेमोरी का कैश मेमोरी है? हाँ है। क्या रजिस्टर है? है। क्या दो ही है? नहीं, एक और है, हमारा एक और है, मेन मेमोरी भी है। इंटरनल मेमोरी का एक कंपोनेंट मेन मेमोरी भी है, लेकिन मेन मेमोरी तो यहाँ है नहीं, तो ये हमारा आंसर देखने को नहीं मिलेगा। सीपीयू रजिस्टर है, यस। मेन मेमोरी है, यस। कैश मेमोरी, यस, ठीक है। मेन मेमोरी है, यस। सेकेंडरी मेमोरी है, नहीं। वर्चुअल मेमोरी है, नहीं। कैश मेमोरी है, यस। तो सारे के सारे ऑप्शंस हमारे बी में सही दिख रहे हैं, तो मैं बी को टिक मारूंगा और मैं एकदम खुश होकर आऊंगा कि मैंने टिक सही मार दिया, राइट। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज यूज इन डिजिटल कैमरा, कौन सी मेमोरी है जो डिजिटल कैमरा में यूज होता है? क्या वर्चुअल मेमोरी यूज होता है? नहीं। क्या फ्लैश मेमोरी होता है? यस। फ्लैश मेमोरी क्या है? जैसे पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव, या फिर यूएसबी बेस्ड, जो हमारे यूएसबी बेस्ड जो हमारा मेमोरी होते हैं कि उसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्या मेन मेमोरी यूज होता है? नहीं। क्या कैश होता है? ये तो काफी छोटा होता है, ये कैसे यूज हो जाएगा? भागा इसको, फ्लैश मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। विच मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग बायोस इन कंप्यूटर सिस्टम, जो बायोस होता है आपको डायरेक्ट फुल फॉर्म में इसका देखने को मिल जाएगा, एग्जाम में डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म भी आ जाएगा। तो क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट। ये हमारा एस रैम में होता है? नहीं। डी रैम में होता है? नहीं। मतलब रैम में तो होता ही नहीं है, कोई भी टाइप हो रैम में नहीं होता है। किसमें होता है? रोम में होता है। क्या कैश में हो सकता है? नहीं। कैश तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी है, तो कैश में तो कोई चीज होगा ही नहीं, बस चीजों को स्टोर करेगा उसको फिर से दिखाने के लिए, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के लिए, राइट। नेक्स्ट, मास्क्ड रोम चिप्स और एम रोम चिप्स यूज्ड इन, जो मास्क्ड रोम चिप होता है और जो एम रोम चिप्स होता है वो किस में यूज होता है? देखो मास्क्ड रोम का क्या मतलब है? मास्क्ड आप देखे होंगे, जैसे आपका आधार नंबर है, आधार नंबर, जैसे मान लो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 2, ये आपका आधार नंबर है। तो इसमें अगर मैं आपसे बोलूंगा कि क्या आपका आधार नंबर दिख रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2, ये मेरा आधार नंबर है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं जैसे ए है, अगर मैं आपको बोलता हूं जैसे 4 4 8 और 1 2 3 4, क्या अब आपको आधार नंबर दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर दिख रहा है, सिर्फ 4 नंबर लास्ट का दिख रहा है, शुरू का क्या नंबर है हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा क्या है। तो जो शुरू का आपको पता नहीं चल पा रहा है, कुछ नंबर को एक्स से डिनोट किया गया है, इसको बोलते हैं मार्क्ड किया गया है, इसको बोलते हैं मार्क्ड आधार। क्या बोलते हैं? मार्क्ड आधार, मतलब चीजों को मास्क बना दिया गया, मास्क, जैसे कोरोना में मास्क बोलते थे, मास्क, उसको मास्क बना दिया गया है, चीजों क्या किया गया है? मास्क बना दिया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? मास्क रोम। तो जो मास्क रोम है वो किस में होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, सर्वर में, बोथ ऑफ दीज में, क्लाइंट में, इसमें तो होता नहीं। ये होता है नेटवर्क में भी होता है और सर्वर में भी होता है, तो बोथ हमारा देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मास्क रोम का क्या मतलब है, मास्क रोम कहने का क्या मतलब है। मतलब चीजों को जो इम्प्लीमेंटेशन, जो इसका मेन डिटेल्स है उसको हाइड कर दिया गया है ताकि सारे लोग उसको देख नहीं पाए, राइट। नेक्स्ट, विच एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शंस एड R1 R2 प्लस। तो जैसे प्लस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है उसमें रजिस्टर का यूज नहीं होता है, इमीडिएट मैंने आपको बताया है। ऑटो इंक्रीमेंट, देखो यहाँ प्लस है, जैसे प्लस दिखेगा उसमें प्लस हो रहा है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या रजिस्टर इनडायरेक्ट है? नहीं। क्या रजिस्टर इसका इनडायरेक्ट आंसर हो जाएगा? नहीं होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा।
रैम इज ऑल्सो नोन एज, क्या रैम को हम लोग मेमोरी बफर रजिस्टर बोलते हैं? नहीं। क्या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बोलते हैं? नहीं। क्या रैम को रोम बोलते हैं? एक कब से सर, एक कब से बोलते हैं? नहीं। तो रैम को हम लोग बोलते हैं क्या? RWM, मतलब रीड राइट मेमोरी। यहाँ लिख देता हूँ, रीड राइट मेमोरी। और आपके सारे के सारे जो पीडीएफ्स हैं, जितने क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम ऐसे ही आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा ए आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर TLB इज यूज्ड टू स्पीड ऑफ वर्चुअल टू लॉजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन, स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन। जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस होता है इसको आप स्टोर करते हो कैश में, राइट। तो ये तो होगा नहीं। स्टोर ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स को स्टोर करने के लिए नहीं। स्टोर कैश लाइंस, नहीं। स्पीड ऑफ वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन, इसके क्वेश्चन में ही आंसर है, राइट। तो हमारा ए देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप पाइपलाइन इंस्टॉल, पाइपलाइन इंस्टॉल का कौन सा टाइप नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54। हमारा कंट्रोल इंस्टॉल होता है, स्ट्रक्चर हमारा होता है, कैपेसिटी हमारा नहीं होता है, डेटा स्टॉल हमारा होता है। तो आप बोले सर ये आपको कैसे पता चल रहा है कि ये हमारा होता है? तो कौन नहीं होता है, नॉट कौन है? तो डेट हमारा, कैपेसिटी स्टॉल हमारा, ये आंसर देखने को मिल जाएगा, ये हमारा नहीं होता है। तो आप बोले सर कैसे आपको पता चला कि ये तीन होता है? तो यार ये मैं किताब को पढ़ा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये सारे स्टॉल होते हैं पाइपलाइन के, और कौन नहीं होता है? तो कैपेसिटी नहीं होता है। आप भी चाहते हैं कि आपको सब पता रहे, तो आपको सिंपली नोट्स लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और PYQ का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा कि कोई भी ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, राइट। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड। जो रोम होता है उसका यूज करते हैं हम लोग एक इनिशियल प्रोग्राम को स्टोर करने में। इनिशियली हमारा क्या होता है? बायोस सेटअप होता है, बायोस। और बायोस सेटअप होता है तो इसमें दो चीज आता है, एक होता है बूट स्ट्रैप, जो हमारे आंसर हो जाएगा। क्या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा? नहीं। क्या OS वर्जन हो जाएगा? नहीं। क्या कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर हो जाएगा? क्या कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर हो जाएगा? देखो, हो जाएगा। जो कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर है वो भी हो जाएगा। मैं क्या बोला हूँ, रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग इनिशियल प्रोग्राम। जो इनिशियल प्रोग्राम होता है उस तो बायोस होता है, बायोस। और जो बायोस होता है उसमें हमारा बूट लोडर, मतलब बूट स्ट्रैप लोडर और स्टार्टअप लोडर, जो शुरू हो रहा लोडर, वो दोनों लोड होता है। और उसी सिस्टम में हमारा OS वर्जन भी हो जाएगा और कर्नल भी हो जाएगा। क्योंकि दो हमारा आंसर तो मुझे ऐसे ही सही दिख रहा है, और दो आंसर जब मुझे सही दिख रहा है तो मैं डी की तरफ मानूंगा, तो मैं ऑल ऑफ द अबव मानूंगा, राइट। तो मैं ऑल ऑफ द अबव मानूंगा। और देखो मैं एक आपको चीज बता रहा हूँ कि ऑल ऑफ द अबव तो आप मान सकते हो, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखें, इस क्वेश्चन को, जो रोम है, मैंने आपको पहले, इससे पहले क्वेश्चन बताया था। देखो यहाँ कहीं मैं बायोस बताया हूँ आपको, मैं कहीं ना कहीं आपको, एक मिनट पीछे क्यों नहीं जा रहा है, मैं कहीं ना कहीं आपको बायोस के बारे में बताया हूँ। हाँ, यहाँ। तो जो बायोस होता है वो जैसे लोड होता है तो रोम में लोड होता है, रोम। और जैसे रोम में लोड होता है तो इसमें एक आता है हमारा बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर आना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सिर्फ एक आंसर पे जाएं, जो कि मैं अभी जाऊंगा, तो इसका आंसर बूटस्ट्रैप लोडर मेरे हिसाब से हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट बूट लोडर होगा। तो आप बूटस्ट्रैप टिक मानना, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं होगा। OS वर्जन हर एक बार हमारा लोड नहीं होता है। जो OS वर्जन होता है, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हर एक बार नहीं होता है, राइट। हर एक बार नहीं होता OS वर्जन, तो OS वर्जन तो नहीं होगा, काटो इसको। कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर, ये नहीं होगा। कर्नल, ये तो हमारा आ गया लिनक्स का बाद, लिनक्स का भाग आ गया, तो ये हमारा नहीं होगा। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप लोडर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको गलती से बोल दिया था कि ऑल ऑफ द अबव होगा, राइट, लेकिन बूटस्ट्रैप लोडर इसका आंसर देखने को मिलेगा। और मैं आपको फिर से रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ले सकते हैं, जो डेफिनेटली आपका हेल्प ही करेगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, कंपाइल नहीं होता है। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव, ये हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टैटिक और डायनेमिक रैम के बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लीजिए। जो स्टैटिक रैम होता है वो रिफ्रेश होता है,
डी रैम नॉट। क्या स्टैटिक रैम रिफ्रेश होता है? नहीं, स्टैटिक रैम रिफ्रेश थोड़ी होता है। क्या जो एस रैम है वो स्लोअर है? नहीं, एस रैम के हेल्प से कैश मेमोरी बनता है, कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी फास्ट होता है, मतलब एस रैम फास्ट होता होगा। जब एस रैम फास्ट हो रहा है तो क्या स्लोअर हो जाएगा? नहीं, डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड वाइल एस रैम नॉट। यस, जो डी रैम है मैंने आपको बताया है कि उसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन जो एस रैम है स्टैटिक है उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डी रैम हमारा इस केस में आंसर हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, वेन एवर डेटा इज फाउंड इन द कैश मेमोरी इट इज कॉल्ड। देखो जैसे हमारे पास कुछ डेटा यहाँ है, जैसे मान लो यहाँ त्रिलोकी है, यहाँ विकास है, यहाँ श्वेता है, मान लो, और कैश मेमोरी में डाटा है। पहले हमने त्रिलोकी को सर्च किया था, फिर विकास को, फिर श्वेता को, और ये सारे के सारे कैश मेमोरी में जाकर स्टोर हो गए, राइट। तो अगर मैं फिर से सर्च करने जा रहा हूँ कि मैं टाइप कर रहा हूँ विकास, तो विकास में टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैं वी लिखा, विकास रिकमेंड हो जाएगा हमारे सर्च बार में, राइट। अगर रिकमेंड हो गया मतलब विकास मिल गया, मिल गया मतलब हिट कर गया, हिट। अगर मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ, सपोज कर लो मैं इसमें मोहम्मद, मैं सर्च बार में गया और मोहम्मद लिख रहा हूँ MOH, तो क्या MH में लिखूंगा तो मोहम्मद आ जाएगा? नहीं आएगा, राइट, मोहम्मद नहीं आएगा। हो सकता है इससे रिलेटेड दूसरा नाम आ जाए जो हमारे इंटरनेट पे है, लेकिन MH लिखने से मोहम्मद जो हमारे इसमें होना चाहिए होता तो आता, वो नहीं आएगा, राइट। तो इसको बोलेंगे नहीं आया मतलब मिस कर गया, मिस। तो बोल रहे हैं अगर डेटा फाउंड कर गया कैश मेमोरी में तो उसको बोलते हैं हिट, हिट कर गया। अगर नहीं फाउंड किया तो उसको मिस बोलेंगे, गलत गलत गलत। अगर फाउंड कर गया तो हिट, नहीं फाउंड किया तो मिस। नेक्स्ट, द ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड कैश इज, जो सीपीयू और कैश के बीच में जो ट्रांसफर है उसको क्या बोलते हैं? क्या ब्लॉक ट्रांसफर बोलते हैं? नहीं। क्या वर्ड ट्रांसफर बोलते हैं? यस। क्या शेयर ट्रांसफर बोलते हैं? नहीं। क्या एसोसिएटिव ट्रांसफर बोलते हैं? नहीं। इसका आंसर वर्ड ट्रांसफर हमारा बोलते हैं। वर्ड ट्रांसफर मतलब जो वर्ड अपन लिख रहे हैं तो सारा सारा यहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, तो हमारा वर्ड ट्रांसफर आंसर हो जाएगा, राइट। हमारा आंसर वर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। L1 कैश मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, जो L1 कैश मेमोरी होता है उसको और हम क्या बोलते हैं? L1, ये होता है L1, फिर होता है L2, फिर होता है L3। तो L1 को बोलते हैं कैश, L1 कैश, फिर हमारा होता है रजिस्टर, फिर हमारा होता है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। देखो जो L1, L2 और L3 होता है उसमें रजिस्टर, उसमें कैश, रजिस्टर और मेन मेमोरी होता है। लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि जो L1 होता है, L1 वो हमारा रजिस्टर होना चाहिए, राइट, और जो L2 होता है वो हमारा होना चाहिए कैश। मुझे ऐसा लग रहा है, आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करो कि L1 कैश होता है या फिर L1 रजिस्टर होता है, कि मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। और चूंकि यहाँ ऑप्शन में रजिस्टर नहीं दिया है तो मैं यहाँ कैश की तरह ही जाऊँगा। L1 कैश मेमोरी ऑल्सो नोन एज, L1 क्या बोलते हैं? शायद कैश ही बोलते हैं। आप सर्च करके एक बार कमेंट में बता सकते हो कि क्या बोलते हैं। क्या इसको रैम बोलेंगे? नहीं। क्या इसको सिर्फ मेमोरी बोलेंगे? नहीं। सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे? भगाओ इसको, वर्चुअल मेमोरी, इसको भगाओ। नेक्स्ट, द रजिस्टर इज ए टाइप ऑफ रजिस्टर। क्या सीक्वेंशियल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल है, सीपीयू? रजिस्टर मैंने आपको बताया कि एक टाइप का मेमोरी है, मेमोरी, और जो सीक्वेंशियल होता है, सीक्वेंशियल इसमें मेमोरी हमें चाहिए, तो सीक्वेंशियल। एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक क्वेश्चन रिपीट है। इंस्ट्रक्शंस दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द, जो तुरंत जिसको एग्जीक्यूट नहीं करना है उसको कहाँ पुट करते हैं? क्या करेंट इंस्ट्रक्शन पर रखते हैं? नहीं। क्या प्रोग्राम काउंटर में रखना है? क्या इंस्ट्रक्शंस बफर में रखते हैं? इसको रखते हैं इंस्ट्रक्शंस बफर में। इसको कहाँ रखते होंगे? इसको रखते हैं इंस्ट्रक्शंस बफर में, क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है तो बफर स्टॉक में इसको डाल दो। मैंने आपको बताया था कि जो किराना सामान हम रखते हैं अलग स्टॉक में, मतलब उसको अभी सेल नहीं करना है, अभी सेल नहीं करना, उसको बफर में ले आकर पटक दो। उसको क्या करना है? बफर में ले आकर पटक देना है। प्रोग्राम काउंटर नहीं, बफर इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर यस। मेमोरी एड्रेस क्या होता है? वो मेमोरी लोकेशंस को के एड्रेस को होल्ड करता है, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर कैन एड्रेस मोर मेमोरी देन द अमाउंट फिजिकली इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम, दिस एक्स्ट्रा मेमोरी एक्चुअली कॉल्ड। बोले जैसे मानो हमारे पास मेमोरी है, मानो 64 GB, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे पास इससे थोड़ा बड़ा मेमोरी है, प्रतीत हो रहा है कि कुछ GB एक्स्ट्रा हमारे पास मेमोरी है। एग्जैक्टली एक्चुअल में वो मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है कि मेमोरी बढ़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी नहीं बोलते हैं, लॉजिकल नहीं बोलेंगे,
ए नहीं बोलेंगे, ए नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज, जो पेन ड्राइव होता है उसको पेन ड्राइव क्यों बोलते हैं? कि ऐसा ड्राइव जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। पेन मतलब जो छोटा होता है, राइट। उसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, उसको डेटा स्टिक भी बोलते हैं, उसको थंब ड्राइव भी बोलते हैं, उसको सारे के सारे बोलते हैं। तो इसको आपको याद करना है, इसको सारे के सारे बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे डिस्क्राइब द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मैंने आपको बताया है क्या इसमें कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो अब आपको आंसर करना है। यूज सेम मेमोरी लोकेशंस रिपीटेडली, ओके। यूज ऑफ डिफरेंट मेमोरी, नहीं। रैंडम एक्सेस, नहीं। रैंडमली एक्सेस करेंगे तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस थोड़ी हो जाएगा। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का ये मतलब है कि एक ही मेमोरी को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, उसको लोकल बना दिए हैं, राइट। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। सीपीआई स्टैंड्स फॉर, सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? क्या साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कैश परफॉर्मेंस, क्लॉक पुश? इसका आंसर साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वोल्टेज फॉर डिम? रिक्वायर्ड वोल्टेज पर डिम क्या है? अब सबसे पहले आपसे यही पूछ देगा कि DIMM का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो ये कितने वोल्टेज पे काम करता है? 2 वोल्ट पे? नहीं, ये तो काफी पुराना है, ये भी काफी पुराना है, ये तो काफी ज्यादा है। आंसर 3.3 वोल्ट हो जाएगा। बोले भैया आपको कैसे पता चल रहा है कि 3.3 वोल्ट होगा? तो पढ़िए थ्योरी पढ़िए, पता चल जाएगा। थ्योरी के लिए मैं आपको नोट्स रिकमेंड करूंगा, आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं। काफी बेहतर तरीका से उसमें समझाया गया है और सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको मजा आ जाएगा। द 2 टाइप्स ऑफ स्काई आर, इसमें क्या होता है? स्काई क्या 4 होता है? नहीं, स्काई 8 होता है। स्काई 8 तो होता है लेकिन स्काई 4 नहीं होता है, गलत। स्काई 7 होता है, स्काई 8 होता है, यस। स्काई 4 होता है, नहीं। स्काई 6 होता है, नहीं। अब स्काई क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो चीजों को डिफाइन करता है, राइट। तो ये हमारा होता है, एक स्काई 7 होता है, एक स्काई 8 होता है। तो स्काई 7 एंड 8 हमें देखने को मिल जाएगा। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर ए इन स्काई इज, तो जो स्काई होता है मतलब अमेरिकन कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसमें जो ए कैरेक्टर है इसका वैल्यू क्या होता है? तो आपको पता होगा जो कैपिटल ए है उसका वैल्यू होता है 65, जो बी है उसका होता है 66, ऐसे ही चलते जाता है 97, ऐसे चलते जाता है, राइट। ए से लेके कहाँ तक जाएगा? ए बी सी जेड तक जाओगे तो आपको अब गिनना पड़ेगा, राइट। इसमें 26 गिन लो, 6 5 11, 92 तक जाएगा, आई थिंक 92 तक जाएगा। आप मिला लो उसको, 92 तक जाएगा, 26 इसमें जोड़ लो, हाँ 92 तक जाएगा, ठीक है। और 97 का वैल्यू होता है स्मॉल ए, 98 का वैल्यू होता है स्मॉल बी, 99 का वैल्यू होता है स्मॉल सी। तो ऐसे ही आपको आगे तक जाना है 122 तक। जो ए होता है उसका वैल्यू होता है 65। आप बोले भैया कैसे आपको पता चल जा रहा है कि ए का वैल्यू 65 होता है? तो मैं बोलूंगा यार इसको पता नहीं चलता, इसको याद करना पड़ता है कि ए का वैल्यू होता है 65, बी का 66, इसको आपको करना पड़ता है याद। और एक बार जब आप याद कर लेंगे और मल्टीपल बार आप चीजों को देखेंगे तो आपके दिमाग में वो रहेगा। तो मैं आपको कुछ चीज याद करा देता हूँ। जो 32 होता है उसका वैल्यू होता है स्पेस, अगर कोई स्पेस दिया गया है तो 32 है। अगर एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह, तो इसका वैल्यू होता है 33, इसका कोड होता है 33। अगर कोई हमारे पास डबल इन्वर्टेड कमा है तो उसका 34, हैशटैग का 35, डॉलर का 36। ऐसे ही एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि जो डॉलर है इसका वैल्यू बताओ, तो आपको आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज बेस्ड ऑन, जो माइक्रो प्रोग्राम की कंट्रोल यूनिट होता है वो किस पे बेस्ड होता है? क्या हार्डवेयर किया गया रहता है? नहीं। क्या कैश मेमोरी होता है? नहीं। क्या वर्चुअल मेमोरी होता है? नहीं। इसका होता है फॉर्मवेयर। और मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, लास्ट क्वेश्चन। मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा कि फॉर्मवेयर इसका आंसर मैं बता रहा हूं तो क्यों बता रहा हूं, राइट। आपको करना है कमेंट और आपको बताना है कि ये जो लेक्चर था आपको मजा आया कि नहीं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि नहीं। क्योंकि यार मुझे लग रहा है कि जो सिलेबस दिया है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और आपको पता है कि 2 घंटे में सारे के सारे सिलेबस को टच करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस को ला दिया हूं। जो अलग अलग एग्जाम्स में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको लाया हूं। बहुत सारा सैंपल श्योर क्वेश्चन लगाया हूं।
और इसी टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको हमारे ई बुक के सेट में मिल जाएंगे। और अगर आप नोट्स भी पढ़ लिए और ई बुक भी पढ़ लिए, PYQ भी लगा लिए, देन यू आर गुड टू गो। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स को और ई बुक को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ 99 रुपये में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर कभी भी आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं। आपको डायरेक्ट एक ऑटोमेटिक लिंक जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग and keep exploring.